नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के वीडियो में हमने रणथंभौर के चौहान वंश की चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने की थी। उसके बाद वल्हण शासक बना, फिर वाघभट आया, फिर वाघभट के बाद जेत्र सिंह आया और जेत्र सिंह के बाद उसका पुत्र हमीर देव चौहान शासक बना था। तो आज अधिक समय न लेते हुए मैं हमीर देव चौहान के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। देखो, अधिक समय न लेते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। रणथंभौर में सबसे पहले शासक बना था, आप सभी को पता है, गोविंद राज, जिसने रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना की थी। उसके बाद शासक आया था वल्हण, उसके बाद शासक आया था वाघभट, उसके बाद शासक आया था जेत्र सिंह और उसके बाद शासक आया था अपना हमीर देव चौहान। देखो, जेत्र सिंह है, उसके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था हमीर देव, दूसरे पुत्र का नाम था सुरताना देव, तीसरे पुत्र का नाम था बिरमा देव। कई इतिहासकारों में हमीर देव चौहान के कर्म को लेकर मतभेद बना हुआ है। इस संदर्भ में मैं आपको 2 इतिहासकारों के उदाहरण देता हूं। प्रथम इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर हरिविलास शारदा। उनके अनुसार ये बताया गया कि हमीर देव चौहान अपने पिता की पहली संतान था। दूसरे इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। कौन है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। उनके अनुसार ये बताया गया कि हमीर देव चौहान अपने पिता की पहली नहीं, तीसरी संतान थी। कौन सी संतान थी? तीसरी संतान थी। एक विशेष बात ध्यान रखें, चाहे संतान कितने भी नंबर की हो, लेकिन जेत्र सिंह के बाद शासक कौन बना, सवाल यही उठता है, हमीर देव चौहान। जेत्र सिंह ने अपने शासन काल में ही, जीवित रहते हुए, या हम कह सकते हैं जीवन काल में ही, हमीर देव चौहान की योग्यता से प्रेरित होकर, और वह उनका लाडला भी था, इसलिए लाडले को कौन प्यार नहीं करता, तो उसके वशीभूत होकर हमीर देव चौहान का 1282 ईस्वी में, कभी 1282 ईस्वी में राज्यारोहण कर दिया। कोई भी आपसे पूछे कि हमीर देव चौहान का राज्यारोहण कब हुआ या राज्याभिषेक कब हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 1282 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत की दृष्टि से देखा जाए तो ये राज्यारोहण कब हुआ था? 1339 ईस्वी में। और इसने 1282 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक शासन किया था। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर किसका अधिकार स्थापित हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो गया था। देखो, सर्वप्रथम दिल्ली में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश की जगह एक नए वंश की स्थापना की जो खिलजी वंश के नाम से जाना गया था। उसमें 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, एक तो जलालुद्दीन खिलजी और एक हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। ये दोनों ही अमीर देव चौहान के समकालीन शासक थे।
तो ध्यान रखना है कि हमीर देव चौहान के पिता का क्या नाम है? जेत्र सिंह। तो सवाल ये उठता है कि माता का क्या नाम है? कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी, हीरा देवी। अब ये शासक कब बना? 1282 ईस्वी में। इसने 1288 ईस्वी तक दिग्विजय नीति का अवलंबन कर कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जैसे कि उसने राजा भोज को पराजित किया था, भीमरस के अर्जुन को पराजित किया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के शासक को कर देने के लिए विवश कर दिया था। इसके अलावा आबू के शासक प्रताप सिंह को भी उसने पराजित किया था। ये कहा जाता है कि हमीर देव चौहान ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे और 17 युद्ध में से उसने 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। कितने युद्धों में? 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, जो उसके एक सफल शासक योद्धा के रूप में उसे साबित करती है, प्रमाणित करती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात से पता लग जाता है कि हमीर देव चौहान कितना शक्तिशाली शासक था और 17वें व अंतिम युद्ध में भी केवल उसे छल कपट से ही पराजित किया जा सका था। इसके अलावा उसे पराजित नहीं किया जा सका। देखो, हमीर देव चौहान के जानकारी के कुछ स्रोत है जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमीर देव चौहान कैसा शासक था, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमीर देव चौहान की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। हमीर देव ने शासन कब से कब तक किया था? 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। देखो, हमीर देव चौहान की जानकारी के स्रोतों में कई स्रोत माने जाते हैं, लेकिन कुछ स्रोत महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहला स्रोत है हमीर महाकाव्य। कौन सा है? हमीर महाकाव्य, जिसका लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है हमीर रासो। हमीर रासो के 2 लेखक हुए हैं, क्योंकि 2 व्यक्तियों के द्वारा हमीर रासो की रचना की गई है। वो अलग अलग हमीर रासो है। एक तो है सारंगधर। सारंगधर तो है 13वीं सदी का लेखक, और दूसरा है जोधराज, जो है 18वीं सदी का लेखक। ऑप्शंस में अगर दोनों रहे और तीसरा ऑप्शन रहे उपयुक्त दोनों, तब तो आप उपरोक्त दोनों, तब तो आपका जवाब होना चाहिए उपरोक्त दोनों। लेकिन अगर इन दोनों में से एक नाम रहे तो जवाब वही होगा। सारंगधर रहे तो सारंगधर, जोधराज रहे तो जोधराज। तीसरा ग्रंथ है हमीर हटे, जिसका लेखक है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आजाद नहीं, केवल चंद्रशेखर। लेकिन उस नाम से आप इसके लेखक को अच्छी तरह से जान सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भी हटी था। उसने हट कर लिया था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा, और अंत में जब उसे चारों तरफ घेर लिया गया था, उस समय उसने अपने पास एक गोली बची तो राइफल को कनपट्टी पर लगाकर मृत्यु को वरण कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, लेकिन जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा था। इसी प्रकार यहाँ हट का लेखक कौन है? चंद्रशेखर है। चौथा है हमीरायण, इसका लेखक है व्यास भांड। कौन है? व्यास भांड। पांचवा है हमीर बंधन, इसका लेखक कौन है? अमृत कैलाश। अमृत कैलाश। देखो, महाकाव्य, महाकाव्य होता है बड़ा। बड़ा कौन है? चंद्रमा और सूर्य। हम आंखों से भी बड़ी से बड़ी वस्तु देख सकते हैं।
हमीर रासू का कौन है विशेष? जोधराज है। हट किसने किया था? चंद्रशेखर ने। दो विशेष ही याद रखने, हमीरायण का लेखक व्यास भांडी, हमीर बंधन का लेखक अमृत कैलाश। इसके अलावा एक लेखक और है जिसका नाम है अमीर खुसरो। उसने दो ग्रंथ लिखे थे विशेष। एक तो लिखा था मिफ्ता उल्ली फुतुए, जलालुद्दीन के द्वारा किए गए आक्रमणों का आंखों देखा वर्णन किया गया है। और दूसरा है खजाइनी उल्ली फुतुए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए आक्रमणों का वर्णन किया गया है। इन दोनों ग्रंथों से भी हमें हमीर देव चौहान की काफी जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो हम बात करते हैं हमीर देव चौहान के समय में किस विदेशी आक्रमणकारी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। देखो यहां पर एक शब्द आ रहा है हमीर हटे। हमीर देव चौहान किसके कारण प्रसिद्ध? अपने हट के कारण प्रसिद्ध है। क्यों? वह हटी था और हटी होने के कारण हमीर देव चौहान को कई नामों से जाना जाता है। हमीर देव चौहान के हट के बारे में किसी शायर ने कहा था कि सिंह शवन शतपुरुष वचन कदली फले एक बार। सिंह शवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। सिंह शवन का अर्थ होता है शेरनी जंगल का राजा बनने वाले एक शिशु को जन्म देती है। सतपुरुष वचन, इसका अर्थ होता है सज्जन पुरुष के द्वारा दिया गया वचन कभी भी बदला नहीं जा सकता है। कदली फले एक बार, केले का पौधा केवल एक बार फलता है, लेकिन वर्तमान में तो कलयुग है, इंजेक्शन दे देकर दवाइयां दे देकर बार बार फला लिया जाता है। तिरिया तेल, तिरिया तेल का अर्थ होता है स्त्री लगातार अपने बालों में 2 बार तेल सिंचित नहीं करती है। हमीर हट चढ़े न दूजी बार, वैसे ही हमीर भी अपने हट का पक्का है। उसने जो हट कर लिया, उसने जो जिद कर ली, वह उस जिद को पूरी करता है। जैसे कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को नए लौटाने की जिद कर ली थी। देखो ये अपना राजस्थान है। क्या है? अपना राजस्थान। यहां पर ये अपना क्या है? रणथंबोर है। कहां पर है रणथंबोर सर? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और यहां का शासक कौन है? हमीर देव चौहान। कौन है? हमीर देव चौहान। यहां क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली का शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन से वंश से है सर? खिलजी वंश से। शासक कब बना? 1290 ईस्वी में। और कब तक रहा? 1296 ईस्वी तक। कब तक रहा था? 1296 ईस्वी तक। हमीर देव चौहान शासक कब बना? 1282 ईस्वी में। और कब तक रहा? 1301 ईस्वी तक। इस हमीर देव चौहान को हट के कारण कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे हटी राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हटी राजा कहते हैं, हटी हमीर कहते हैं, हटिपति कहते हैं, बहुत ही नामों से जाना जाता है। रणपति कहते हैं। क्या कहते हैं? रणपति कहते हैं। रण प्रदेश का चौहान कहते हैं और चौहानों का कर्ण भी कहते हैं। देखो हमीर देव चौहान ने अपनी दिग्विजय नीति का अवलंबन कब से शुरू किया? 1288 ईस्वी से। और उसने कई राज्यों को जीता, लेकिन सबसे बड़ी गलती उसने क्या की? कई राज्यों को जीत कर उन्हें धन के बदले में छोड़ दिया और उनसे शत्रुता स्थापित कर ली। रणथंबोर के चौहान हमीर देव चौहान की अपनी शक्ति को बढ़ाने का अवसर क्यों मिल गया? क्योंकि उस समय दिल्ली में
कमजोर शासकों की शासन व्यवस्था का दौर चल रहा था। लेकिन जब 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना तो वह रणथंभौर के चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हो गया और वह रणथंभौर के चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना चाहता था। क्यों? क्योंकि रणथंभौर दुर्ग किसके निकट स्थित है? दिल्ली के निकट। दूसरा, अपने दक्षिण भारत में कुछ 5 राज्य महत्वपूर्ण थे, उनमें एक तो था गुजरात, दूसरा था मालवा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी इन दोनों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि क्यों न हमें राजस्थान पर अधिकार कर ले, विशेष रणथंभौर पर अधिकार कर ले, ताकि वहां तक पहुंचने में आसानी हो जाए। इसलिए उसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया और उसने अपना पहला आक्रमण 1291 ईस्वी में किया। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। लेकिन पहले क्या होता था कि कोई भी दुर्ग होता था, उस दुर्ग तक पहुंचने के लिए उससे पहले एक छोटा दुर्ग और बनाया जाता था, उस दुर्ग को जीतना पड़ता था। जैसे मान लो ये पहाड़ी है, यहां पर रणथंभौर का दुर्ग बना हुआ है और इस दुर्ग तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है। इस रास्ते में बीच में एक छोटा दुर्ग और बनाया जाता था। उस दुर्ग को, यानी कौन से दुर्ग को? छोटे वाले दुर्ग को इस बड़े वाले दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है, यानी चाबी कहते हैं। जब तक ये चाबी नहीं मिलेगी तब तक ताले को नहीं खोला जा सकता है। खोलना तो दूर की बात है, ताले तक पहुंचा भी नहीं जा सकता है। तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए सेना भेजी तो उस दुर्ग से पहले एक छोटा दुर्ग और था, उस दुर्ग का नाम था जाहिन दुर्ग। कई किताबों में इसे जाही दुर्ग कहा गया है, कुछ किताबों में चाइन और छाण दुर्ग नाम भी मिलता है। एक ही नाम है, जाही दुर्ग, जाहिन दुर्ग, चाइन दुर्ग या छाण दुर्ग। इस समय इस जाहिन दुर्ग की रक्षा हमीर देव चौहान का एक सेनापति जिसका नाम था गुरुदास, वह कर रहा था। यानी रक्षा कौन था? गुरुदास सैनी। देखो इतिहास में माड़ी का जिक्र पहली बार आया है, इसलिए सैनी समाज को भी अपने आप पर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि उन्होंने भी इतिहास में योगदान दिया है। लेकिन गुरुदास सैनी जलालुद्दीन खिलजी की सेना का अधिक समय तक सामना नहीं कर पाया और इस पर किसका अधिकार हो गया? जलालुद्दीन खिलजी का। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग का घेरा डाला? रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला। लेकिन हमीर देव चौहान के जो दुर्ग की सुरक्षा को लेकर व्यूह रचना की गई थी वह बहुत ही बढ़िया थी। इस कारण जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को नहीं जीत पाया और वह वापस लौट गया। अपनी इस अपमानजनक हार का बदला लेने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने फिर से रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना ली और 1 साल बाद यानी 1292 ईस्वी में पुनः रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेज दी और उस सेना ने फिर से जाहिन दुर्ग का घेरा डाला, उसे जीत लिया। उसके बाद उसने कौन से दुर्ग का घेरा डाला? रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला। लेकिन वह इस बार भी कड़ी मेहनत करने के बाद भी रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया। अब जब वह रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया तो उसने अपनी हार छुपाने के लिए व्यंग्य कसा एक बात कही थी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। व्यक्ति अपनी हार को छिपाने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। तो आप सोचिए कि अगर वह ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता है तो फिर आक्रमण किया ही क्यों? सामरिक दृष्टि से रणथंभौर दुर्ग का काफी महत्व था, इसीलिए तो आक्रमण किया है। उसका महत्व था इसीलिए तो आक्रमण किया और कह रहा है कि मैं से 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूं। अब आपसे कोई भी पूछेगा
कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। किस दुर्ग के बारे में? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। देखो, बहुत सी कहानियां चलती है असफलता को लेकर, और उसमें असफलता को छिपाने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, लोगों के सामने बातें रखी जाती है। जैसे लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी, अंगूर हाथ नहीं लगते हैं तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। एक विद्यार्थी जब स्कूल जाता है, होमवर्क करके नहीं ले जाता तो बहाने बनाता है, लाइट नहीं थी सर, मम्मी पापा कहीं चले गए थे। कुछ लोग जब गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगते हैं, मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो कहते हैं कि मेरी तो तकदीर में यही लिखा था, मेरी तो राशि ही खराब चल रही है। अरे राशियों पर कभी विश्वास मत करो, अपने कर्मों पर विश्वास करो। कर्म अच्छे होंगे, मेहनत अच्छी होंगी तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। राशियों पर विश्वास करोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि राम रावण की राशियां एक थी, कृष्ण कंस की राशियां एक थी, गांधी गोडसे की राशियां एक थी, ओसामा की राशियां एक थी, लेकिन उनके कर्म अलग अलग थे। इसलिए उनमें एक तो पूजा गया, एक तो महान बन गया और दूसरे का पतन हो गया। अपनी हार को छिपाने के लिए व्यंग्य नहीं कसना है, कमी कहां रह गई उस कमी को दूर करो। तो इस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया और दोनों बार असफल रहा, और अपनी हार को छिपाने के लिए उसने क्या कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। क्या नहीं देता हूं? महत्व नहीं देता हूं। उसके द्वारा किए गए इन दोनों आक्रमणों का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने, किसने? अमीर खुसरो ने अपना एक ग्रंथ है जिसका नाम है मिफ्ता उल्ली फुतुए में किया है। कौन से ग्रंथ में? मिफ्ता उल्ली फुतुह में किया है। और जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा तो उसके अभियान का, उसके युद्ध का आंखों देखा वर्णन खजाइन उल फुतुह में किया जाएगा। कौन से में? खजाइन उल फुतुह में किया जाएगा। अब दोनों बार असफल होने के बाद उसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। उसने सोचा है कि चाचा जी तो अधिक समय तक रणथंबोर दुर्ग को नहीं जीत पाएंगे। उसके मन में कुछ भावनाएं पैदा हो गई और उसने क्या किया कि सत्ता के लालच में आकर अपने चाचा, उसका दामाद भी था, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की 1296 ईस्वी में क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन खिलजी की। और स्वयं दिल्ली का शासक बन गया और 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। ध्यान रखना है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब की? 1296 ईस्वी में, यानी सत्ता का परिवर्तन हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी भी रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार करना चाहता है। सवाल ये उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार क्यों करना चाहता है? उसके रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने के मुख्य कारण क्या है? देखो, सबसे पहला तो रणथंबोर का दुर्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, चाहे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखा जाए। दूसरा, रणथंबोर का दुर्ग दिल्ली के निकट स्थित था, इसलिए चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति से अलाउद्दीन खिलजी चिंतित था, इसलिए वह चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना चाहता था। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर जैसे अवैध दुर्ग को जीतकर राजपूत नरेशों पर अपनी धाक जमाना चाहता था। चौथा, हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण दी थी और जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विद्रोहियों को वापस लौटाने की मांग की तो हमीर देव चौहान ने लौटाने से मना कर दिया, बोला आज लौटाऊं, काल लौटाऊं।
पांचवा आप सभी जानते हैं कि उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए 2 बार आक्रमण किए, लेकिन दोनों बार ही असफल रहा। इसलिए वह अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। इन 5 कारणों के कारण अलाउद्दीन खिलजी है वह रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था, ताकि चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को रोका जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए कितनी बार आक्रमण किए गए, कैसे कैसे आक्रमण हुए और हमीर देव चौहान के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ, हमीर देव चौहान किस प्रकार युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, उसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह।